Hey everyone, today we will start with our part 5 of Indian Constitution, जो कि आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स है। एक होता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है जुडिशरी। तो ये तीनों ऑर्गन्स बटे रहते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जैसे हम कहते हैं कि दो तरीके का हेड होता है, एक होता है डी ज्योर और डी फैक्टो। तो बेसिकली हमारे पास हम जितने भी रियल पावर्स हैं गवर्नेंस से रिलेटेड वो सारे प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्रेसिडेंट बस एक हमारे सिंबॉलिक हेड है। जैसे यूके में जो यूके का जो प्रेसिडेंट है वो एक सिंबॉलिक हेड है। लेकिन यूके में एक डिफरेंस है। हम यूनाइटेड किंगडम से अभी जब मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करूंगी तो मैं वहाँ पे जब कंपेयर करूंगी तो मैं जब भी प्रेसिडेंट की बात करूंगी तो मैं उसे यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट से नहीं कंपेयर करूंगी। वाई? बिकॉज यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते, वो तो भाई मोनार्की चली आ रही है। लेकिन हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। तो अब हम इनके इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप जान लो आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट की ऑफिस होनी ही चाहिए। इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं प्रेजेंट है। अब मैं इसके पावर्स बताऊंगी आपको, प्रेसिडेंट के टेन्योर, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे यूएस गवर्नमेंट से, यूएस के प्रेसिडेंट से। सो लाइक वी विल स्टडी अबाउट ऑल दिस, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस, जिससे कि आपको थिंग्स क्लियर हो, मैं स्टार्ट करूंगी इलेक्शन से। अब आपको ये बताती हूँ, जब भी इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो कौन कौन लोग होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है, तो अब इसके अंदर आते हैं। देखो, जो इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल 54 में बताया गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली होता क्या है। इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा के भी मेंबर्स और राज्यसभा के भी मेंबर्स। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जैसे कि आप लोगों ने जितने स्टेट्स हैं, देखो स्टेट्स में विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। देखो सब स्टेट्स में विधानसभा होगा लेकिन सारे स्टेट्स में विधान परिषद नहीं होता। विधानसभा बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को और विधान परिषद बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो जिस भी स्टेट के पास विधानसभा है तो और सबके पास ही है, तो उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो यहाँ पे वर्ड स्टेट है ना, इस स्टेट के अंदर 2 यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं। और वो 2 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास, एक दिल्ली है और एक पुडुचेरी है हमारे पास। तो इन दोनों के पास खुद का, ये जो दोनों यूनियन टेरिटरीज है, इन दोनों के पास खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक्चुअली 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था, जो कि 1992 में आया था। तो अब आप देख रहे होगे इधर बस मैं इलेक्टेड मेंबर्स बोल रही, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इलेक्टेड। यहाँ पे भी इलेक्टेड। तो चाहे पार्लियामेंट का मेंबर हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, दोनों ही इलेक्टेड होने चाहिए। हम नॉमिनेटेड मेंबर को नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि कौन उन्हें नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट खुद ही नॉमिनेट करता है। जैसे लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 2 पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। राज्यसभा में टोटल 12 लोगों को। तो ऐसे करके अब वो तो जो प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट किया उन लोगों को हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। तो ये था बेसिकली। अब आप देखो कि यहाँ पे हमने पार्लियामेंट को तो मौका दिया, मतलब सेंटर इन्वॉल्व है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि हमारे इसमें सेंटर तो इन्वॉल्व है। साथ ही साथ हमने मौका किसे दिया है? हमने स्टेट्स को भी मौका दिया है, यानी कि स्टेट भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मतलब हम लोग अपने फेडरल कैरेक्टर को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। ओके, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं आपको अमेरिकन सिस्टम का व्यू दे देती हूँ कि अमेरिकन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है। अमेरिकन सिस्टम मेरे हिसाब से तो ये एक फ्लॉ है, बट यू डिसाइड वेदर ये फ्लॉ है कि ये सही है कि नहीं। तो लेट मी टेल यू, अमेरिका में तो फिक्स है कि सेनेट से हर स्टेट के 2 मेंबर्स जाएंगे, चाहे वो बहुत ही छोटा स्टेट हो या फिर बहुत बड़ा स्टेट जैसे कि कैलिफोर्निया। तो दोनों से 2 मेंबर्स तो जाएंगे। इससे मतलब ये होगा कि इक्वालिटी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट में। जैसे क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है इलेक्शन के लिए, जरूरी नहीं है कि पूरा वर्ल्ड जानता हो। यस, ये पॉसिबल है। तो क्या करेगा, कोई भी पर्सन, सपोज 2 पर्सन को अपॉइंट होना, फॉर एग्जाम्पल मैं ए और बी को ले रही हूँ। ए और बी ये दोनों अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो अब ये लोग क्या करेंगे, हर एक स्टेट में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने अपने उम्मीदवार को भेजेंगे। अब उनको जिस हिसाब से वोट मिलेगा उनको वोट मिलेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सपोज कैलिफोर्निया एक बड़ा स्टेट है, वहाँ पे
ठीक है, तो कैलिफोर्निया में सपोज ए और बी दोनों अपने अपने पर्सन को अपॉइंट करता है, जैसे ए सी को अपॉइंट करता है और बी अपनी तरफ से डी को अपॉइंट करता है। अब दोनों को वोटिंग मिलती है, तो इन लोगों की वोटिंग में एक सिस्टम है कि जिसको ज्यादा वोट मिले उसे सारे वोट मिल जाएंगे, विनर टेक्स ऑल। सपोज सी को 49% वोट मिले हैं, ठीक है, और डी को 51% वोट मिले हैं। तो अब क्या करेंगे ये लोग कि जितना भी वोट है, ये जो ए मतलब ये जो इस सी को जिन्होंने जिताया, वो सब लोग किसे जितवाना चाहते थे, सी को जिताना चाहते थे। मतलब 49% लोग डी के अगेंस्ट थे। भाई वहाँ पे तो पॉलिसी है विनर टेक्स ऑल, ये सारे स्टेट में नहीं है पर लगभग सारे स्टेट्स में है। तो जो लोग मतलब जो लोग अपोज कर रहे थे डी को, 49% पॉपुलेशन अपोज कर रही थी, लेकिन सारे वोट्स किसे मिल जाएंगे, डी को, यानी कि बी के पास सारे वोट्स चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक डिफेक्ट है, क्योंकि 49% लोगों का तो रिप्रेजेंटेशन कहीं पे मांगा ही नहीं गया, कहीं पे पूछा ही नहीं गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बाकी वरना देखो इतने लोग, मतलब इतने लोगों की बात नहीं सुनी गई, 49% लोग की बात। तो इस सिस्टम का कुछ तो करना चाहिए, बट इट्स देयर चॉइस। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ फ्लॉ। नाउ यू से व्हाट यू थिंक अबाउट इट। अब हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम क्या क्या प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं। तो देखो, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। इनडायरेक्ट मतलब लोग डायरेक्टली नहीं अपॉइंट करते, जैसे आप लोकसभा के मेंबर को, विधानसभा के मेंबर को, और इन लोग को आप डायरेक्टली पंचायती के, म्यूनिसपैलिटीज के, इन लोग को आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हो। लेकिन जो प्रेसिडेंट हो गया या फिर विधान परिषद के लोगों को या राज्यसभा के मेंबर को, ये सब लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, ये लोग कैसे इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए। तो अब प्रेसिडेंट की ऑफिस तो इतनी बड़ी है ना, और हमारे पास क्या है, डेमोक्रेसी है, तो क्यों नहीं सबको वोट करने दिया जा रहा, क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन चल रहा है। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो, रीज़न ये है कि सबसे पहला एक तो रीज़न है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। दूसरा, जिस मेथड से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। तो जो सिस्टम यूज़ होता है वो डिफ़िकल्ट है, हर नॉर्मल पर्सन से समझ नहीं पाएगा उस सिस्टम को। दूसरा, ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग प्रेसिडेंट के पास तो कोई रियल पावर है नहीं, तो जिस पर्सन के पास रियल पावर नहीं है उसे पूरी जनता वोट देकर क्या करेगी। एक और बात ये है। दूसरी बात, हम प्रेसिडेंट अपना कैसे चाहते हैं, वी वांट अ प्रेसिडेंट लाइक अ पपेट, राइट, जो प्रेसिडेंट के एडवाइस पे चले। मतलब जो हमारा सिस्टम है उसका एसेंस यही है। जैसे यूके का है, यूके का तो जो प्रेसिडेंट के पास तो पॉकेट वीटो का भी राइट है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, उनके पास पॉकेट वीटो का राइट है, लेकिन उनके पास तो पॉकेट वीटो का भी राइट है। मतलब तुरंत अगर मिनिस्टर ने बोला है तो उसे सेंट देना ही पड़ेगा। तो ऐसा बोला गया कि अगर आप किसी पर्सन को, जो एक सिंबॉलिक हेड है, आप उसे इतनी पूरी जनता से इलेक्ट करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर उसके पीछे टसल नहीं होगा। तो ये कुछ रीजन से इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन, अब दूसरा फेडरल प्रिंसिपल। अब जैसे मैंने आपको वो बताया था इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें देखा था हमने कि स्टेट को भी जितनी ही अपॉर्चुनिटीज मिली है जितनी कि सेंटर को मिली है, ठीक है। जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट बात उसमें बताती हूँ, जितना वोट एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का होगा, ठीक है, उतना ही वोट एक पार्लियामेंट के मेंबर का भी होगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों को बराबरी पे रखा जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट है एक ऐसी एंटिटी को, इतनी इंपॉर्टेंट एंटिटी के सिलेक्शन में। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वही कि हर एक लोग को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है वहाँ पे। उसके बाद आता है सीक्रेट बैलेट सिस्टम। सीक्रेट बैलेट सिस्टम मतलब क्या होता है कि जब भी ये इलेक्शंस होता है प्रेसिडेंट के, तो वो सीक्रेट तरीके से होता है, मतलब पता नहीं चलता कौन किसे वोट दे रहा है। तो अब आप सोच रहे हो कि इसका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज है, और छोटा एडवांटेज नहीं बड़ा एडवांटेज है। जैसे क्या होता है, आपने डिफेक्शन लॉज के बारे में सुना होगा कि कोई भी पार्टी का मेंबर अगर पार्टी की बातों के अगेंस्ट जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है, मतलब उसके अगेंस्ट चार्जेस वगैरह जो भी लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो मेंबर्स हैं वो अपने पार्टी वाले ही पर्सन को वोट दें, वो किसी और उम्मीदवार, उनको लगता है कोई और कैंडिडेट लगता है कि ज़्यादा डिजर्विंग है, उसे वोट दे सकते हैं, और उनके अगेंस्ट कोई डिफेक्शन लॉज नहीं लगेगा, उनके अगेंस्ट कोई विप इशू नहीं होगा। तो सीक्रेट बैलेट सिस्टम है हमारे पास। उसके बाद है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से आप क्या समझते हो? मतलब इसमें क्या होता है ना कि एक ही वोट ना ट्रांसफर होता रहता है। देखो मैंने आपको बताया था, अब ये काउंटिंग, जब मैं काउंटिंग समझाऊंगी उसमें आपको समझ आएगा, लेकिन फिर भी आप जानो एक बात, इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग बैलेट पेपर देते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं लोगों से, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, कोई एमएलए हो या एमपी हो, उससे बोला जाता है आप अपनी प्रेफरेंस डाल दो कि आप किस कैंडिडेट को कौन से नंबर पर रखना चाहते हो। अपनी प्रेफरेंस मार्क करेंगे। जैसे सपोज हो कि एक कैंडिडेट को वोट करते हैं, लेकिन एक कैंडिडेट इलेक्शन के मतलब काउंटिंग के दौरान एलिमिनेट हो जाता है, तो उनका जो वोट है वो भी दूसरे कैंडिडेट को चला जाएगा, मतलब उस कैंडिडेट को जाएगा जिसको इन्होंने सेकेंड प्रेफरेंस दे रखी है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब भी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, मतलब वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, तो हम लोग ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सपोज 4 कैंडिडेट से ए बी सी डी, मान लो डी को 40%, सी को 30%, बी को 20%, ए को 10% वोट मिल चुका है। अब इसमें क्या होगा, जिसको हाईएस्ट मेजोरिटी का वोट मिले, इट्स वेरी सिंपल, ये जो इलेक्शन है बहुत सिंपल है, जिसको हाईएस्ट मेजोरिटी का वोट मिला, सपोज इसको मिल गया हाईएस्ट मेजोरिटी का वोट डी को, तो वो इलेक्ट हो जाएगा, अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन आप एक बात देख रहे हो, 50% पॉपुलेशन भी इसे सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी ये जीत चुका है। तो इस सिस्टम को हमने हटाने की कोशिश करी है, जो कि हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करी है, हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बेसिकली अगर हिस्ट्री में बताऊं, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम होता है, इसे करने के, इनडायरेक्ट इलेक्शन करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रेसिडेंट का करें, हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन लिस्ट सिस्टम भी होता है, अलग अलग सिस्टम होता है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल सिस्टम जो है, ये एक हेयर थे, उन्होंने डेवलप किया था, बहुत सारी कंट्रीज यूज़ करते हैं, इनफैक्ट हम तो अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज़ करते हैं। लिस्ट सिस्टम बेसिकली अच्छा सिस्टम है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को चांस मिलता है, लेकिन हम लोग नहीं यूज़ करते, क्योंकि लिस्ट सिस्टम वहीं पे यूज़ हो सकता है। अगर ये आपको कहीं एमसीक्यू में पूछा जाए कि हम लिस्ट सिस्टम क्यों नहीं यूज़ करते, सो यू कैन आंसर, हम लिस्ट सिस्टम इस वजह से नहीं यूज़ करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें वैकेंसी एक ही है, और लिस्ट सिस्टम के लिए एक से ज़्यादा वैकेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो पर प्रेसिडेंट के लिए तो एक ही वैकेंसी ना, एक ही पर्सन तो एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। उसके बाद ये है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में बेसिकली हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेजॉरिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट हो प्रेसिडेंट के पास, तो ही वो अपॉइंट हो एज ए हेड ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग कैसा हेड चाहते थे, सिंबॉलिक हेड चाहते थे, ना कि रियल हेड, जैसे यूके का मैंने आपको बताया। और अमेरिका का जो हेड है, मतलब प्रेसिडेंट, वो तो एक्चुअल हेड है, तो दैट्स द थिंग। अब देखो बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसे याद रखोगे तो आप ये जो रिलेशन देखते हो ना सेंटर स्टेट के बीच का, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे यूके और यूएस का सिस्टम मतलब बहुत ही प्रिविलेंट था, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के पास ऑप्शन आता है कि हम यूके के सिस्टम को फॉलो करें कि यूएस के सिस्टम को फॉलो करें। अगर हम यूएस के सिस्टम को फॉलो करते हैं तो मतलब हम स्टेट्स को, इसका मतलब क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा आज़ादी दे देंगे, तो इसका मतलब क्या, बंटवारा होने के चांसेस हैं। अगर हम यूके को फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि यूनिफाइड तो रहेंगे, यूनिफिकेशन तो रहेगा, लेकिन हमारी कंट्री तो इतनी बड़ी है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों के बीच का मिडल कोर्स अपनाया, ठीक है, मिडल कोर्स अपनाया। उस मिडल कोर्स से क्या होता है कि मतलब हमने स्टेट को भी कुछ पावर्स दे रखे, लेकिन हमारे थोड़े से फेडरल फीचर्स थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल के बारे में, कि अब हम प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन, ये तो मैंने आपको बताया था ऊपर तरीका क्या होता है। अब मैं प्रिंसिपल बता रही हूँ, जो कि आर्टिकल 55 में दिया हुआ है। वो 2 चीज़ें कहते हैं, एक तो यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, मतलब सबको मौका मिलेगा, स्टेट सेंटर सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और पैरिटी बिटवीन स्टेट्स, स्टेट एंड सेंटर। बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेट्स, पर स्टेट एंड सेंटर एक्चुअली में इसमें ये होता है कि अगर इनको ये लगेगा ना कि स्टेट को, जैसे मैंने पहले भी बात करी, स्टेट को लगेगा कि हम भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर इस किसको नहीं अच्छा लगेगा, वरना फिर स्टेट को भी अपनी इंपॉर्टेंस फील होगी। ओके, so that's it for now. We'll continue in our next class. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.